Hello, my dear student. Once again, you are most welcome in my lecture. हमने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल फीमेल दोनों खत्म हो गया था और आज हम आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम और आप दोनों मिलकर पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। या स्पर्मेटोजेनेसिस भी प्रोसेस किसका है? गैमीट फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ले लें गैमीटोजेनेसिस का या गैमीट फॉर्मेशन का। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस, तो आप क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम प्रीमोर्डियल सेल्स और कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। क्लियर हो गया? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम प्रीमोर्डियल सेल इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। हमने यहाँ पे एरो से शो कर रखा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गैमीट और पार्ट बी में आएगा oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग सेल और ओवम। क्लियर हो गया? तो आप इतना ध्यान रखें कि दो पार्ट में डिवाइड होगा गैमेटोजेनेसिस ए और बी। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या कहें? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स इन टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। कुल मिलाकर कहना यह है कि टेस्टिस के अंदर हम आपको बता चुके थे कि टेस्टिस मेल पार्ट है, टेस्टिस मेल पार्ट है और मेल पार्ट के अंदर ही स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? तो आगे बढ़े तो जरा देखिए ध्यान से। हमने बहुत अच्छे समझाने के लिए आपको ये डायग्राम पूरा ड्रा कर रखा है, पूरा का पूरा डायग्राम ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। अगर हम पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को डिवाइड करें तो पहले हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड यानी यहाँ से यहाँ तक, क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड। और दूसरा पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटेड्स। क्लियर? ये प्रोसेस कुछ है नहीं, ये केवल स्पर्मेटिलियोसिस या शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया। तो पहले हम ऊपर चलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो वाल है, उसकी दीवार है, उस दीवार में प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। और प्रीमोर्डियल जर्म सेल ही स्पर्म बनाने का काम आगे करेंगी। कैसे करेंगी? पहले देखिए, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर, किससे? माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होकर ये बार बार नई नई सेल बनाएंगी। पहले देखिए, माइटोसिस जब होगी तो ये आपको जानकारी होगी, हम सब लोग जानते हैं कि माइटोसिस में जो भी न्यू सेल बनती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के बराबर होते हैं। ये बात क्लियर? तो जरा ध्यान दें, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है जो कि ऑलरेडी 2n है। 2n का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n पूरे हैं। क्लियर हो गया? यानी ये डिप्लॉयड सेल है और डिप्लॉयड सेल में जब माइटोसिस होगी तो जो नई सेल बनेंगी, नई सेल जो बनेंगी उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 2n, यानी पेरेंट सेल के बराबर। क्लियर है? तो ये माइटोसिस हो रहा है। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स डिवाइड होकर 2 सेल में डिवाइड हुई। अगर इन सेल की हम बात करें तो फिर डिवाइड होगी और सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? पूरे पेरेंट सेल के बराबर। इसका मतलब कि यहाँ तक की सारी सेल क्या है? डिप्लॉयड। और अब इन सेल को हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है? क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। ये सारी की सारी सेल्स कहलाएंगी स्पर्मेटोगोनिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद की फेज में इन स्पर्मेटोगोनिया की कोई सेल, हम इन सब से अलग अलग प्रोसेस है ही होगी, हम सबको एक साथ नहीं दिखा रहे हैं, केवल एक सेल की बात कर रहे हैं। अगर एक स्पर्मेटोगोनिया की हम बात करें, देखिए एक स्पर्मेटोगोनिया आई खा पी कर फूडिंग करके
अच्छे से इसने फूड मटेरियल खाया पिया और अपने आकार में थोड़ा सा बड़ा हुआ, ग्रो इन साइज, उसके बाद में ये वही चीज है। और जब साइज में ग्रो कर गई, हालांकि अभी ये डिप्लॉयड है, साइज में जब ग्रो कर गई तो हम इसे कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रेडी है स्पर्म बनाने की प्रोसेस के लिए। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अब यहाँ से डिवीजन होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। और एक बार जब मियोसिस होगा तो जो सेल बनेगी वो क्या है? एन, यानी हैप्लॉइड सेल होगी। कैसी हो गई? ये सारी की सारी सेल हैप्लॉइड हो गई। मियोसिस 2 स्टेप में पूरी होती है, आप सब लोग जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि मियोसिस जब 2 स्टेप में पूरी होगी तो मियोसिस फर्स्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, यानी 2n का हाफ कितना हो गया? nn। कोई दिक्कत नहीं, ये हैप्लॉइड सेल्स है। अब मियोसिस सेकंड होगा यहाँ से, और मियोसिस सेकंड एक प्रकार से माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो इसमें भी डिवीजन होगा, एक से बनी 2, इधर भी से बनी 2। अब ये सारी की सारी हैप्लॉइड ही बनी है। क्यों? क्योंकि मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस, सेल डिवीजन। क्लियर? अब ये जो माइटोसिस के द्वारा, यानी सेकंड मियोसिस के द्वारा जो सेल बनी है उन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। अब ये स्पर्म है, ध्यान दीजिएगा, बहुत मार्के की चीज है, स्पर्म है, बट दे आर टेललेस स्पर्म, अर्थात अब ये मूव नहीं कर सकते अभी। व्हाई? बिकॉज दे हैव नो एनी टेल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स। आफ्टर सम टाइम दे ऑल स्पर्मेटिड्स सफर फ्रॉम स्पर्मेटिलियोसिस। किसके द्वारा? स्पर्मेटिलियोसिस, या फिर हम इसको हम एक नाम और देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? ये किसके द्वारा सफर करेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। और जब स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस के द्वारा, या हिंदी में शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण के द्वारा, यानी काया में पलट, पूरा का पूरा अंतर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई टेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अब अगले ही स्टेप में ये देखिए बन गए स्पर्म, इनमें टेल लाइक स्ट्रक्चर या टेल डेवलप हो गई और हमारी ये मैच्योर्ड स्पर्म हो गई। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? नहीं। तो ठीक है, ये फिर से एक बार देख लें कि जो स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है किसमें? टेस्टिस के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव, मेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है उसी के अंदर ये पूरी प्रोसेस होती है। टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनकी दीवार में जो सेल्स होती हैं प्रीमोडियल सेल्स, प्रीमोडियल सेल्स से ही आगे का प्रोसेस होगा। पूरे के पूरे स्पर्म फॉर्मेशन को हम 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रीमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड का बनना और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना। क्लियर? अब अगर पूरे के पूरे प्रोसेस को हम फिर डिवाइड करें तो जरा देखिए कि प्रीमोडियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड के बनने की प्रोसेस को हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। क्या? पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, तीसरा मैच्योरेशन फेज। ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन फेज में प्रीमोडियल जर्म सेल बार बार माइटोसिस डिवीजन के द्वारा अपने नंबर्स में इंक्रीज होती है और ये डिप्लॉयड सेल प्रीमोडियल जर्म सेल्स है, और प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो कि डिप्लॉयड है माइटोसिस के द्वारा डिप्लॉयड सेल ही बनाएगी, और इन बनने वाली सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं। सारी की सारी सेल्स क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से एक सेल हम यहाँ शो कर रहे हैं कि सारी की सारी इट इज आल्सो कैपेबल to produce sperm. It is also capable to produce sperm. It is also capable to produce sperm. It is also capable to produce sperm. But हम केवल एक सेल को ले रहे हैं। क्लियर? जो कि ग्रोथ फेज की स्टेज है। इसमें से एक सेल जो हम यहाँ हमने इस सेल को लिया, ये सेल खा पी कर मोटी होगी, बड़ी होगी, और अब इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब मियोसिस से सफर करेगी,
जब मियोसिस का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे बचेंगे, किससे? पैरेंट सेल से। तो ये 2n सेल है। अब जब मियोसिस होगा तो ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, 2 सेल्स बनी, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। क्लियर? अब ये जो सेकेंडरी oocyte बन गई, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस से सफर करके बन गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है? क्या बन गई? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड का मतलब ये माइटोसिस के जैसा ही होता है, और जब इसमें डिवीजन होगा तो फिर देखिए इससे 2 सेल बनी, इधर इससे 2 सेल बनी, ये जो 4 सेल बन गई हैं ये बन गई स्पर्मेटिड्स। क्लियर? अब ये मैच्योरेशन फेज कंप्लीट हुई। यहाँ पे ये स्पर्म ही है बट मूव नहीं कर सकते हैं, चल फिर नहीं सकते, मोटाइल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम स्पर्मेटिड्स के नाम से जानते हैं। नॉन मोटाइल स्पर्म भी आप कह सकते हैं, नॉन मोटाइल स्पर्म। अब इसके बाद क्या होगा? इनमें स्पर्मेटोलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जिससे ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं टेल फूल, यानी सब में टेल लग जाएगी, और टेल लगने के बाद अब ये मैच्योर्ड स्पर्म में तैयार। क्लियर हो गई? ये सारी किसमें होती है? टेस्टिस की सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में ये ग्रोथ होने के बाद अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स अगर इतनी मोटी है, यहाँ से होने के बाद ये आ जाएगी कैविटी में, अब आगे से फ्लो होंगे और चले जाएंगे एपिडिडाइमिस में स्टोर होने के लिए, या बचा कुचा जो इनमें मैच्योरेशन है वहाँ पूरा होगा, और फिर आगे अब आगे के लिए कब। अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो स्पर्म बन गए, पर्टिकुलर स्पर्म के बारे में भी जरा देखें। अगर एक स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो कुल ऐसा हो। क्लियर हो गई? इसमें आगे की ओर देखें कुछ सिलेंड्रिकल पॉइंटेड एंड है, जो कि हेड पोर्शन है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, हेड के पीछे मिडिल पीस के पीछे टेल। क्लियर हुआ? तो सबसे आगे हेड 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। कौन कौन सा? ये आगे का हेड पोर्शन, हेड के पीछे मिडिल पीस के पीछे टेल। हेड और मिडिल पीस जहां पर अटैच होता है उस हिस्से को हम बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं? नेक। क्लियर हो गया? अगर हम हेड की बात करें तो इसका अगला हिस्सा कुछ पॉइंटेड होता है, जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। ये गोल्गी बॉडी से बना होता है, और गोल्गी बॉडी में तमाम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए काम करते हैं। अर्थात जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तो इससे निकलने वाले एंजाइम्स ओवम को पेनिट्रेट करेंगे और इसके अंदर ये स्पर्म एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये इसके अंदर देखिए एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर की सारी चीजें भी इसके अंदर होगी, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लास्ट एंड सम अदर थिंग्स, सम अदर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया ना? ये सारी चीजें न्यूक्लियस, इसके नीचे एक्रोसोम होगा। क्या होगा? एक्रोसोम। ध्यान दीजिए, एक्रोसोम के ये एक्रोसोम, सॉरी यहाँ नहीं एक्रोसोम ये एक्रोसोम है। क्लियर? ये किससे बना? गोल्गी बॉडी से, जो वेरियस एंजाइम के द्वारा एक सेल को या ओवम को पेनिट्रेट करके स्पर्म को एंट्री करने के लिए तैयार करता है, पूरा का पूरा माहौल बनाता है। और यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस, इसके नीचे सेंट्रियोल, बेस पॉइंट पे सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल के नीचे का जो आपको दिख रहा है अदर हिस्सा है, अदर पोर्शन, इसे मिडिल पीस कहते हैं। मिडिल पीस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियन या स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके पीछे टेल मूवमेंट का काम करती है, और जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियन है ये एनर्जी देने का काम करती है। इसको एनर्जी कहा लीजिए भाई। हमने आपको बताया कि ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के बाद ये आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद एपिडाइमिस में फूडिंग, जो कुछ खाएंगे हेल्दी होंगे। उसके बाद ये इंसेमिनेशन में जब फीमेल वेजाइना के अंदर से जाएंगे तो वेजाइना के अंदर से फेलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए इनको
काफ़ी रास्ता तय करना पड़ेगा और इस लंबी रेस के लिए इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होगी और उस समय एनर्जी देने का काम कौन करेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जाएंगे और इस प्रकार जब फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं तो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्ट प्ले करते हैं एक सेल के साथ। तो ये और वहाँ जब उसकी ओवम के अंदर इंटर करते हैं तो इनकी टेल बाहर ही रह जाती है। ये क्लियर होगा? आगे जब होगा तो हम आपको इसको और डिस्कस करेंगे तो समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कोई ना कोई चीज़। तो आज के लिए इतना ही और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।